हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रुचिका। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंडिफरेंस कर्व, उनकी प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स बजट कंस्ट्रेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट होता है यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन डू वॉच इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या बोलता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस टेल्स अस कि जब भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी का कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सिंस वी आर स्टेइंग ऑन द इंडिफरेंस कर्व, तो जब भी हम लोग एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग उस टाइम पे दूसरी कमोडिटी का जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करेंगे टू बी इनडिफरेंट। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? लेट अस ड्रॉ एंड सी कि उसका शेप कैसा होता है। इंडिफरेंस कर्व देखने में कुछ ऐसा होता है, मतलब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सेकेंड प्रॉपर्टी टेल्स अस कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स कैसा शेप होता है? कॉन्वेक्स वाला शेप ऐसा होता है, यू कैन टेल इट एज एन एक्सटेंडेड सी। मैं इसको ऐसे याद रखती थी, मतलब अगर ऐसा शेप है तो वो कन्वेक्स है और अगर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो वो कॉन्केव बन जाएगा। ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व का शेप जो है दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स द स्लोप ऑफ आईसी। तो यहाँ पे सिंस उसका स्लोप हमेशा डिमिनिशिंग है, देयर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच मीन्स कि हम लोग जब ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है तो एमआरएस क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग एमआरएस टेल्स अस कि जब हम लोग गुड वाई का यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे देन वी हैव टू सैक्रिफाइस यूनिट्स ऑफ गुड एक्स व्हिच इज द सोल रीजन फॉर एमआरएस टू बी डिमिनिशिंग। और यही डिमिनिशिंग एमआरएस के चलते जो आईसी का शेप है दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है। हायर द आईसी हायर इज द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड। हायर इसका मतलब है कि एज वी मूव हायर हम लोग को जो आईसी मिलेगा वो हमें हमेशा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कंपेयर टू द लोअर आईसीज। इसको हम लोग ड्रॉ करके प्लॉट करके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जब हम लोग एक इंडिफरेंस मैप लेंगे या फिर सपोज हम लोग दो इंडिफरेंस कर्व को ही प्लॉट कर लेते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग एक कॉमन पॉइंट लेंगे, दिस इज IC1 एंड दिस इज IC2, दिस इज गुड वाई अगेन और ये गुड एक्स है। ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे ये सपोज 10 ले लेते हैं, दिस इज 5 एंड दिस इज 8, तो जब हम लोग 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहे हैं और हम लोग IC1 पे है तब जो गुड एक्स का कंजम्पशन है दैट इज 5 यूनिट्स। लेकिन जब हम लोग IC2 में मूव करेंगे तो स्टिल 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई तो कंज्यूम हो ही रहा है लेकिन जो गुड एक्स का कंजम्पशन था वो इंक्रीज होके 8 हो गया है। तो मतलब जब भी गुड्स इंक्रीज हुआ है मतलब वहाँ पे हम लोग का सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हुआ है। सो दैट मीन्स कि हम लोग जैसे हायर मूव करेंगे, हम लोग जैसे ऊपर जाएंगे और एक हायर आईसी को अप्रोच करेंगे वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा क्योंकि वहाँ पे हमारा जो कंजम्पशन बंडल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं एंड वो इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर पा रहे हैं इसीलिए हम लोग का सेटिस्फैक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी डन। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताता है? आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लेट्स सी अगेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हम लोग इसके लिए भी दो आईसीज को ड्रॉ करते हैं एंड वी हैव टू मेक देम इंटरसेक्ट ताकि हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लोग इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सपोज IC1 है एंड ये IC2 है। इसको हम लोग पॉइंट A लेंगे, दिस इज पॉइंट B एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट इज पॉइंट C। ठीक है। अब लेट अस सी कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता है। इस डायग्राम में तो ये इजीली इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन ये वैलिड क्यों नहीं है। ठीक है। तो जब हम लोग IC1 पे है, IC1 पे B एंड C दोनों पॉइंट्स IC1 पे है एंड IC2 पे A और C है। ठीक है। IC1 पे सिंस B और C दोनों पॉइंट्स है मतलब B एंड C आर इक्वल क्योंकि
दे आर लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, मतलब B इज इक्वल टू C। एंड IC2 पे भी A और C एक साथ लाई कर रहे हैं, which means A and C are also equal since they are lying on the same indifference curve. So A is also equal to C. अब since B is equal to C and A is also equal to C, इसका मतलब है कि A is equal to B। ये इम्प्लाई तो यही करेगा कि A भी B के इक्वल है, लेकिन हम लोग कर्व से क्लियरली देख सकते हैं कि जो B है वो A से बहुत डिफरेंट है एंड B एक दूसरे कर्व पे लाई कर रहा है। सेटिस्फैक्शन कभी भी डिराइव नहीं होगा A और B से। A और B पे जो भी सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर डिराइव करेगा दैट विल ऑलवेज बी डिफरेंट, क्योंकि वो दोनों सेम कर्व्स पे लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये स्टेटमेंट, इसीलिए ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये डायग्राम प्रूव करता है कि ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों कर्व्स के जो पॉइंट्स है वो सिमिलर हो जाएगा एंड हम लोग को सेम सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा दोनों कर्व्स से, विच इज नॉट फीजिबल। ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज IC touches neither of the axes when two commodities are consumed. इंडिफरेंस कर्व कभी भी दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा जब दो कमोडिटीज का कंजम्पशन का केस आ रहा है। ठीक है, IC का नॉर्मल शेप ऐसा है, वो ऐसे ड्रॉ किया जाता है। तो इस केस में हम लोग गुड X एंड गुड Y को कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए जो IC है वो मिडिल में लाई करेगा, वो कोई भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी दो गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं तो IC विल नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो दीज आर ऑल द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व हमेशा सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बजट सेट एंड बजट कंस्ट्रेंट। गिवन द फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज कॉल्ड द बजट सेट। बजट सेट एक ऐसा सेट होता है जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स देता है जो हम लोग बाई कर सकते हैं गिवन द इनकम एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स। सबके पास एक फिक्स्ड इनकम होता है, तो इस इनकम में हम लोग कौन सा गुड्स परचेज कर सकते हैं गिवन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, उसी को बजट सेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारा एक बजट होता है, हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम होती है और जो सारा गुड्स अवेलेबल है मार्केट में उसकी भी एक प्राइसेस फिक्स होती है। तो हमको देख के चलना होता है कि हमको कौन सा चीज़ बाई करना है एंड कौन सा नहीं करना है। तो बजट सेट हमें वही सब कॉम्बिनेशन बताता है जो फिजिबल है, जो अटेनेबल है, मतलब हम लोग अपना इनकम जो है उसके अंडर उसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी जो गुड्स का प्राइस है वो भी फिक्स्ड है। तो दोनों जब मैच हो जाते हैं तो जो हम लोग अटेन कर पाते हैं, जो हम लोग बाई कर पा रहे हैं, वो सब आता है बजट सेट के अंदर। ठीक है, एंड बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन डिपिक्ट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द बजट सेट। बजट सेट को जब हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें बजट लाइन देगा, विच इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट वी कैन बाई गिवन द इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बजट सेट का एंड देन हम लोग ड्रॉ करेंगे बजट लाइन। सो लेट द इनकम बी ₹40, हमारे पास इनकम सपोज ₹40 है। प्राइस ऑफ गुड X इज 2 एंड प्राइस ऑफ गुड Y इज अज्यूम टू बी ₹1। ठीक है, तो इनकम ₹40 है, गुड X का प्राइस 2 है एंड गुड Y का प्राइस 1 है। ठीक है, अब बजट इक्वेशन क्या होता है? प्राइस ऑफ X इंटू गुड X प्लस प्राइस ऑफ Y इंटू गुड Y शुड एग्जॉस्ट द टोटल इनकम। अगर हम लोग ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो हमारा जो टोटल इनकम है वो अल्टीमेटली यूज हो जाएगा पूरा, उसमें से कुछ भी सेव नहीं होगा। तो वही करना है हम लोग को जो हमारा गिवन इनकम है उसको हम लोग पूरा यूटिलाइज करके अपना कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में हम लोग अपना पूरा इनकम X को बाई करने में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में 20 यूनिट्स ऑफ X इज परचेज एंड 0 यूनिट्स ऑफ Y आर कंज्यूम। ठीक है, तो हम लोग खाली 20 यूनिट्स ऑफ X बाई किए, Y को हम लोग बाई नहीं किए। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दोनों का सर्टेन कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सके। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना इनकम दोनों में डिवाइड कर लेंगे। फॉर दैट हम लोग 15 यूनिट्स ऑफ X को बाई करेंगे एंड Y का जो है वो 10 यूनिट्स बाई करेंगे। इससे क्या होगा? इससे इनकम एलोकेशन होगा, मतलब हम लोग 15 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 ऐसे बाई कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो इनकम यूज हो रहा है दैट इज अगेन ₹40। तो हम लोग ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके अपना प्रोडक्ट्स जो है उसको परचेज कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हमारा इनकम 40 रहेगा। तो हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन अटेन करने का कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग दोनों गुड्स कंज्यूम कर सके, दोनों गुड्स परचेज कर सके, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन वन गुड। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में हम लोग 10 यूनिट्स ऑफ गुड X कंज्यूम करेंगे एंड 20 यूनिट्स ऑफ गुड Y। इस केस में क्या होगा? इस केस में 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 मतलब 20 प्लस 20
अगेन यहाँ पे हमारा पूरा जो इनकम है वो एग्जॉस्ट हो रहा है एंड हम लोग दोनों गुड्स को बाई कर पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है 40 यूनिट्स ऑफ गुड वाई एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। जैसे फर्स्ट केस में हम लोग खाली एक्स को कंज्यूम कर रहे थे, हम लोग खाली वाई को भी कंज्यूम कर सकते हैं। सिंस वाई का प्राइस कम है तो हम लोग वाई का यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे कंपेयर टू एक्स। तो जब हम लोग खाली एक्स को बाई कर रहे थे तो हम लोग 20 यूनिट्स बाई कर पा रहे थे सिंस हमारा इनकम 40 है। लेकिन जब वाई को हम लोग बाई करेंगे तो हम लोग 40 यूनिट्स बाई कर पा रहे हैं क्योंकि वाई का जो प्राइस है दैट इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू एक्स, ठीक है। इसीलिए वाई का जो गुड्स है वो हम लोग वाई जो गुड वाई है वो हम लोग ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा इनकम उसका परचेज जो है वो ज्यादा अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द बजट सेट, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस अटेनेबल है। जब हमारा इनकम 40 है तो हम लोग ये सब कॉम्बिनेशन को बाई कर सकते हैं, या तो खाली x या तो खाली y या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम लोग इसको प्लॉट करके देखेंगे कि बजट लाइन क्या होता है। तो बजट लाइन ऐसे ड्रॉ होता है, हम लोग दोनों एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। एक एक्सिस पे होगा गुड x एंड दूसरे पे गुड y। हम लोग सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे फ्रॉम 10 to 60 एंड देन हम लोग मैक्सिमम पॉइंट्स जो है उसको यूज करके अपना बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन बनाएंगे, ठीक है। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमको डिनोट करता है, वो डिपिक्ट करता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटीज मार्केट में क्या है जो हम लोग बाई कर रहे हैं, उसका गुड्स का प्राइस क्या है, ठीक है। तो जो गुड वाई है वो हम लोग मैक्सिमम कितना बाई कर पा रहे हैं 40, ठीक है। सो 40 यहाँ पे रहेगा एंड गुड एक्स जो है वो हम लोग मैक्सिमम कितना बाई कर पा रहे हैं 20, सो दिस इज 20। हम लोग दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे दैट विल गिव अस आवर बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन, ठीक है। तो बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या दिखाता है? हम लोग को मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो हम लोग बाई कर पा रहे हैं गिवन द फिक्स्ड इनकम एंड द प्राइसेस, ठीक है। सो इसको बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बजट लाइन बता रहे हैं कि हम लोग 40 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर सकते हैं और 20 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस लाइन के बीच में और कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें दोनों अटेनेबल है, ठीक है। तो या तो इधर एक्स इधर वाई या फिर बीच में आप लोग कोई भी बंडल कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें हम लोग दोनों चीज को साथ में कंज्यूम करेंगे, सम यूनिट ऑफ एक्स एंड सम यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि 40 यूनिट्स ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू 20 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। क्यों? क्योंकि हम लोग जो 40 हमारा इनकम है उससे या तो 40 यूनिट्स ऑफ गुड वाई परचेज कर सकते हैं या फिर 20 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, तो दोनों सिमिलर है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस ऑफ वन गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अनदर गुड। सो P1 by P2 will be 40 by 20 which is 2, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या बताता है कि इन दोनों के बीच में जो प्राइस रेशियो जो है दैट इज 2, ठीक है। दो प्राइस रेशियो बताता है कि अगर हम लोग गुड वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम लोग को 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, क्योंकि गुड एक्स का जो प्राइस है वो ट्वाइस ऑफ गुड वाई कैलकुलेट होता है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज अगेन कैलकुलेटेड एज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो हम लोग इस फिगर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम लोग दो पॉइंट्स लेते हैं 20 और 10। 20 जब वाई कंज्यूम हो रहा था तो 10 एक्स कंज्यूम हो रहा था, मतलब ये पॉइंट होगा, ठीक है। और जब 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई वाज कंज्यूम तो 15 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स था, मतलब ये यहाँ पे होगा एंड दिस विल बी समवेयर ओवर हियर। तो अब हम लोग को देखना है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज 10 by 5 विच इज अगेन 2, मतलब P1 by P2 या फिर Px by Py is equal to delta y by delta x which is 2, which is the slope of the budget line, ठीक है। तो slope of the budget line is 2। पढ़ेंगे about the shifts in budget line। budget line दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एंड दूसरा होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी फैक्टर में चेंजेस आएगा तो बजट लाइन में भी चेंज आएगा एंड बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ेंगे अबाउट चेंजेस इन इनकम। चेंज कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है तो बजट लाइन में हमेशा एक पैरेलल शिफ्ट आएगा क्योंकि द प्राइसेस आर नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या चेंजेस आता है बजट लाइन में जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है। इनिशियली जो हमने केस कंसिडर किया था वहां पे हमारा इनकम था ₹40, प्राइस ऑफ गुड एक्स वॉज ₹2 एंड प्राइस ऑफ गुड वाई वॉज ₹1। तो ये हमारा बजट सेट था। अब सपोज इनकम जो है कंज्यूमर का वो डबल हो गया है, इसका मतलब है अब एम जो था वो 80 हो गया है, प्राइस इज स्टिल द सेम, मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 2 एंड प्राइस ऑफ गुड वाई इज 1।
तो हमारा जो बजट सेट है वो भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द राइज इन इनकम। तो क्या हो रहा है, सब चीज डबल हो जा रहा है क्योंकि इनकम भी डबल हो गया है। तो न्यू जो बजट सेट है वो ऐसा है। तो इनिशियली हमारा जो बजट लाइन था, हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं कैसा था बजट लाइन। दिस इज गुड एक्स एंड ये गुड वाई है। फॉर एक्यूरेसी हम लोग ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, वरना अगर हम लोग को कोई रफ डायग्राम बनाना है तो हम लोग रफली भी उसको ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन फॉर एक्यूरेसी हम लोग सारा पॉइंट्स को मार्क करके देखेंगे कि कैसा कर्व हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले हो रहा था 40 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम एंड 20 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम। तो पहले हमारा जो कर्व था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, ये जो बजट लाइन है वो पहले वाला बजट लाइन है जब इनकम जो कंज्यूमर का था वो सिर्फ 40 रुपीज था। अब जब कंज्यूमर का इनकम डबल हो गया तो बजट लाइन कैसा होगा, आफ्टर द डबलिंग ऑफ इनकम जो गुड वाई का कंजम्पशन है वो इंक्रीज होके 80 हो गया है एंड जो गुड एक्स है वो मैक्सिमम अब कितना कंज्यूम हो पा रहा है 40। तो अब बजट लाइन क्या हो गया, बजट लाइन शिफ्ट होके 40 से 80 पे पहुंच गया है एंड ये पॉइंट 40 पे, मतलब ऐसा हो गया। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि देयर इज अ पैरेलल शिफ्ट इन द बजट लाइन। इनिशियली जो बजट लाइन 40 और 20 पे था, अब वो बजट लाइन कहाँ है 80 एंड 40 पे। सो देयर इज अ क्लियर पैरेलल शिफ्ट। अगर इनकम बढ़ जाता है तो पैरेलल शिफ्ट होता है इन द बजट लाइन व्हेन प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट एंड जब भी इनकम बढ़ता है तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब बाहर जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन टर्न कंज्यूमर का इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाता तो बजट लाइन इनवर्ड मूव करता, मतलब वो यहाँ से यहाँ आ जाता। ठीक है, अगर सपोज हम लोग इनिशियली यहाँ थे और बजट लाइन में चेंजेस आता, क्यों, बिकॉज द इनकम इज चेंजिंग, इनकम इज डिक्रीजिंग। तो अगर हम लोग इनिशियली यहाँ थे और हमारा इनकम डिक्रीज होता तो हम लोग इस पॉइंट पे आ जाते, मतलब बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो एनी चेंज इन इनकम चेंजेस द बजट लाइन बाय मेकिंग अ पैरेलल शिफ्ट। द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज में कोई चेंज आता है तो बजट लाइन इंस्टेड ऑफ अ पैरेलल शिफ्ट उसमें पाइवटल शिफ्ट हम लोग को देखने को मिलता है, विच वी विल डिस्कस लेटर इन द कोर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इट्स कैलकुलेशन और कंडीशंस क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अचीव करने का। ऑल्सो हमारा जो बजट लाइन होता है वो एक फीजिबल लाइन होता है, मतलब वो एक मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ तक हम लोग अचीव कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं बाई कर सकते क्योंकि हमारा इनकम उसके बाद अलाउ नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बजट लाइन के जो पहले वाला एरिया है विच इज दिस एरिया, उसको बोला जाता है फीजिबल कॉम्बिनेशंस और अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशंस है वो अटेनेबल है, वो फीजिबल है क्योंकि हम लोग वहाँ का जो कमोडिटीज है उस एरिया का वो परचेज कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस लाइन से बियॉन्ड नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उतना इनकम नहीं है कि हम लोग उसके बियॉन्ड कुछ बाई कर सकते हैं, हमारा इनकम वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है। सो दिस रीजन, ये पूरा जो रीजन है दैट इज द नॉन अटेनेबल और नॉन फीजिबल रीजन, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव, नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंज्यूम और बाय, क्योंकि हमारा इनकम वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है, हम लोग और बाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो दिस इज द फीजिबल और अटेनेबल सेट रीजन एंड दिस इज द नॉन फीजिबल रीजन और नॉन अटेनेबल पोर्शन के बारे में हमने कार्डिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर को स्टेबिलिटी मिलती है, मतलब वो उसके लिए ऑप्टिमल पॉइंट होता है जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल चॉइस फॉर द कंज्यूमर बिकॉज ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल चॉइस के लिए कंडीशंस क्या होता है, ऑप्टिमल चॉइस के अचीव करने के लिए दो कंडीशंस होते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज MRS of XY should be equal to PX by PY, which means marginal rate of substitution जो है कंज्यूमर का that should be equal to the slope of the budget line या फिर प्राइस लाइन। ठीक है, ऑल्सो IC should be convex to the origin, IC का जो शेप है वो कन्वेक्स होना चाहिए। अगर वो कनकेव हो गया तो ये जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का केस है वो होल्ड नहीं करेगा क्योंकि कंज्यूमर को उस पॉइंट पे फिर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं अचीव होगा। ठीक है, सो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो रहा है। हम लोग ने एक बजट लाइन ड्रॉ किया था, हमारा इनकम था 40, तो हम लोग का जो कंजम्पशन था दैट वाज 40 एंड 20। अब IC का MRS कैसे कैलकुलेट होता था, MRS मतलब जो
गुड्स कंज्यूम करता था कंज्यूमर एंड उसको कितना गुड्स सैक्रिफाइस करना पड़ता था ऑफ एक्स टू कंज्यूम मोर वाई. तो MRS इज 20/10 विच इज 2 एंड PX/PY इज ऑल्सो 2. मतलब ये वाले जो पॉइंट पे जहाँ पे IC इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, वो पॉइंट होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड एट दैट पॉइंट MRS इज इक्वल टू PX/PY विच मीन्स स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन आर द सेम. इसीलिए इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट में है क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है गिवन हिज फिक्स्ड इनकम द प्राइसेस एंड वो वहाँ पे ऐसा बंडल कंज्यूम कर पा रहा है जो उसको उसी इनकम में एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे पा रहा है. ठीक है, तो MRS क्या बताता है? MRS बताता है कि कितना गुड्स को सैक्रिफाइस करना होगा टू अटेन अनदर गुड्स. नेक्स्ट लाइन में क्या बताता है कि मार्केट में अगर आपको कोई चीज परचेज करना है तो आपको उन दोनों में से कैसे एक्सचेंज करना होगा ताकि आप एक एडिशनल यूनिट बाई कर सके. तो मार्केट में जाएंगे हम लोग तो हम लोग को गुड एक्स का कंजम्पशन मतलब गुड एक्स का परचेज इंक्रीज करने के लिए गुड वाई का 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तब जाके गुड एक्स मिलेगा. सो दैट इज डिनोटेड बाय प्राइस रेशियो. तो जब MRS और प्राइस रेशियो सेम हो जाता है तो वो पॉइंट हमको देता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल चॉइस. ठीक है, सो पॉइंट E इज द पॉइंट फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. यहाँ पे कंज्यूमर ने दोनों पॉइंट्स को दोनों स्लोप्स को इक्वल कर लिया है तो वो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन था हम लोग उसको प्रूव करके देखते हैं कि जब IC कॉन्केव होता है तो क्या प्रॉब्लम अराइज होता है. सपोज ये कर्व है, ठीक है, और ये बजट लाइन है. यहाँ पे मैं मार्किंग्स नहीं कर रही, कुछ मार्किंग्स तो ऑब्वियसली रहेगी. ठीक है, अब सपोज यहाँ पे जो IC है वो ऐसे है. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट E था तो ये भी अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये भी हमारा पॉइंट E है. लेकिन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्लियरली स्टेट्स कि IC को हमेशा कॉन्वेक्स होना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर ये 20 और 10 था और यहाँ पे ऑलरेडी 2 और IC कर्व्स है. ठीक है, दिस इज IC1 सपोज, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो IC2 जहाँ पे टेंजेंट हो रहा है वो ये वाला पॉइंट है. ठीक है, ये 40 है और ये सपोज 5 है. IC2 पे जब कंज्यूमर है तो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एज कम्पेयर टू पॉइंट E. पॉइंट E उसके लिए फिजिबल नहीं है, पॉइंट E उसके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है. तो वो क्या करेगा, वो हमेशा हायर IC पे मूव करेगा. यहाँ पे IC1 है वो जो लोअर है ना, तो IC2 पे तो उसको मूव करना ही पड़ेगा क्योंकि IC2 पे जब वो मूव करेगा वो जैसे ही हायर IC पे जाएगा तो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ही विल नेवर रिमेन ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, वो हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो वो कभी भी कॉन्केव कर्व पे नहीं लाई करेगा क्योंकि वो ऑप्टिमल चॉइस नहीं होगा. वहां पे उसको कभी इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो IC शुड ऑलवेज बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन so that a consumer attains the point of consumer's equilibrium. ठीक है, that's all for today. I hope you like my video. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो and I will try to help you out. See you soon in the next video. Till then, happy learning.